हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सभी। बेटे जी, आज की जो क्लास है ज्योग्राफी का 5th पार्ट आज हम रीड करेंगे। और हमारे इस पार्ट में बेटे जी एटमॉस्फेयर, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द एटमॉस्फेयर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर इन अवर अर्थ। हम अपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी के प्रत्येक भाग पे जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है उसे रीड करेंगे, साथ के साथ जो एटमॉस्फेरिक रेशियो है उसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो बेटे जी पहला पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। यू नो अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है बेटे जी, जो पृथ्वी का ऊपरी वातावरण है, ठीक है। धरातल से ऊपर का जितना भी वातावरण है वो सारा का सारा बेटे जी एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें अनेक गैसों का मिश्रण है, भौगोलिक परिवर्तन इसके अंतर्गत होते हैं, और जितनी भी जैविक अजैविक क्रियाएं हैं वो सभी इसी के अंतर्गत होती है। ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी वे सभी इसी के अंतर्गत कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, एटमॉस्फेयर को हम बेटे जी दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होगा आपका सममंडल, सममंडल, और दूसरा भाग है बेटे जी आपका विषम मंडल, सममंडल और विषम मंडल। अब सममंडल के बेटे जी तीन पार्ट है। पहला पहला भाग है सममंडल को बेटे जी इंग्लिश में होमोस्फेयर, क्या, होमोस्फेयर, ठीक है बेटे जी। और विषम मंडल को बेटे जी हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सममंडल के बेटे जी तीन पार्ट है। पहला आपका क्षोभ मंडल है, पहला है आपका क्षोभ मंडल, क्लियर। दूसरे नंबर पे बेटे जी आपका समताप मंडल, समताप मंडल। और बेटे जी थर्ड पे है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल। अक्षोभ मंडल को बेटे जी आप ट्रोपोस्फेयर कहते हो, ट्रोपोस्फेयर। और समताप मंडल को बेटे जी आप क्या कहते हो, समताप मंडल को बेटे जी आप कहते हो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एटमॉस्फेयर को आपने दो भागों में, सममंडल और विषममंडल में डिवाइड किया। सममंडल यानी कि होमोस्फेयर के बेटे जी तीन भाग है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। इसके बाद है बेटे जी आपका ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। विषममंडल के भी दो भाग है बेटे जी, ठीक है। पहला पार्ट है आपका तापमंडल, तापमंडल, तापमंडल पहला भाग। और जी दूसरा पार्ट है बेटे जी इसका बाह्यमंडल, बाह्यमंडल, बाह्यमंडल। अब जो तापमंडल है, ध्यान देंगे बेटा जी, समतापमंडल और मध्यमंडल की एक सम्मिश्र श्रेणी जो है, ये इसके ओजोन लेयर जो होती है बेटा जी वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ओजोन लेयर को भी कंप्लीटली डिबेट करेंगे। चलिए, तो अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसे देखो अच्छे से। एटमॉस्फेयर के दो बराबर भाग हैं, सममंडल, विषममंडल। सममंडल को आपने क्षोभ मंडल में, समतापमंडल में और मध्यमंडल में डिवाइड किया। विषममंडल को आपने तापमंडल और बाह्यमंडल में डिवाइड किया, क्लियर। तापमंडल को बेटे जी आप थर्मोस्फेयर कहते हो, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और ये बेटे जी आपका एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, अब इसके बाद बेटा जी हम सभी पॉइंट, जैसे कि होम आपका क्षोभ मंडल है, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल, सभी को क्रम वाइज डिबेट करेंगे, क्लियर। चलो, पार्ट जो आपने पढ़े अभी, हम इन्हें ग्राफ के द्वारा समझेंगे, एक चित्र के द्वारा समझेंगे बेटा जी, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपका अक्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, क्या बेटा जी, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद है बेटा जी दूसरा भाग ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद थर्ड पार्ट है बेटे जी आपका, इसका नाम है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और उसके बाद है बेटे जी आपका एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्लियर, समझे। अब सबसे पहला बेटे जी आपका ट्रोपोस्फेयर।
ठीक है। सबसे पहला बेटा जी आपका ट्रोपोस्फियर, ये भी आपको याद रखना है कि ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे। अभी आपको बताया होमोस्फियर, होमोस्फियर, और जी ये दो हेट्रोस्फियर, हेट्रोस्फियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। सबसे पहले अक्षोमंडल आपका, अक्षोमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। बेटा जी अक्षोमंडल की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक है? विषुवत रेखा पर, क्या बेटा जी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है विषुवत रेखा पर बेटा जी? इसकी ऊंचाई 19 किलोमीटर, यानी कि 1,33,000 फीट। ठीक है, लगभग इतनी। और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा जी? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है लगभग 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर। आप कह सकते हो लगभग 56,000 फीट इसकी ऊंचाई है। इतना पता लग गया। अक्षोमंडल सभी गैसों का मिश्रण है। हमने जब सबसे पहला वायुमंडल पढ़ा था तो वायुमंडल में हमने कहा था कि अनेक गैसों का मिश्रण है। तो गैसों का रेशियो आपको पता होना चाहिए। अक्षोमंडल एक ऐसा मंडल है जहां गैसों का आयतन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या है? गैसों का आयतन सबसे ज्यादा है। O2 की कितनी मात्रा, N2 की कितनी मात्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 प्रमुख गैसें आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन कितने परसेंट है बेटा जी? 78.08%। ऑक्सीजन है बेटा जी 20.9%। आर्गन है बेटा जी 0.9%। और CO2 है बेटा जी 0.03%। ठीक है, पहले 0.02% थी लेकिन अब बढ़ गई है। ठीक है, इसका कारण है पोल्यूशन। तो अक्षोमंडल में ये सभी गैसें हैं बेटा जी। इनके साथ साथ अनेक अकेरिय तथा सक्रिय गैसें हैं और भी है। भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी तूफान वगैरह इनका चलना, कोहरा, धुंध, ओले, बारिश, ये सभी भौगोलिक परिवर्तन कहां होते हैं बेटे जी? आपके अक्षोमंडल में ही होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटे ये पॉइंट आप, प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर, इतने ऊंचाई जैसे आप बढ़ते जाओगे 1000 मीटर जैसे आप ऊपर चले जाओगे, तो टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बेटा जी? कम हो जाएगा। क्या? प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना होगा बेटा जी? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अब देखिए जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊंचा चले गए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और 165 चले गए, 1 डिग्री और कम होगा। तो टेम्परेचर के जो ये कम होने की जो दर है, इसे क्या कहा जाए बेटा जी? इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसे कहा जाता है नॉर्मल, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर के कम होने की दर क्या कहलाती है बेटा जी? नॉर्मल। औसत तापमान बेटा जी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें अक्षोमंडल में तापमान का, तो 15 डिग्री सेल्सियस प्लस में है और माइनस के 53 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर है अक्षोमंडल में वायु का। क्लियर होगा? इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अक्षोमंडल, ये होगा बेटा जी आपका अक्षोमंडल, ठीक है, और इसके ऊपर है बेटा जी आपका समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, ये तो है। तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है, इन दोनों के बीच की जो लेयर है, इन दोनों के बीच की जो परत है, उसे क्या कहा जाए बेटा जी? उसे कहा जाता है ट्रोपोपोज। क्या कहा जा? ट्रोपोपोज कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगा? अब अक्षोमंडल में ही एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, विषुवत रेखा पर, क्या बेटा जी? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर वायु का तापमान, विषुवत अक्षोमंडल में आप पढ़ रहे, विषुवत रेखा पर वायु का तापमान कितना होता है बेटा जी? -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर वायु का तापमान कितना होगा बेटा जी? वायु का तापमान कितना होगा? वायु का तापमान माइनस के -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा बेटा जी?
विषुवत रेखा पर वायु का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर वायु का तापमान कितना होगा -45 डिग्री सेल्सियस। अब यहां समझने का पॉइंट ये है, आप कहोगे कि सर विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन और ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, जबकि यहां आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसका रीजन है कि विषुवत रेखा पर जो बादलों का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। सूर्य से आने वाली किरणें जो मतलब कि अपने साथ विकिरण लेकर के आती है, तो वे बादल, जो बादलों का समूह है, बादलों का आवरण है, उस विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और ध्रुवों पर, ध्रुवों का एनवायरमेंट क्या बेटा जी, बिल्कुल क्लीन है, तो वहां बादल क्या बहुत कम है। ठीक है। तो इसी के कारण वहां जो विकिरण है, सूर्य का विकिरण बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो इसलिए वहां का टेम्परेचर इंक्रीज है और विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हवा का क्या बेटा जी, डिक्रीज यानी कि कम है। क्लियर होगा। इसके साथ बेटा जी अक्षोमंडल की जो मतलब के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वे हमने डिबेट कर लिए। दूसरे नंबर पे बेटे जी आपका समताप मंडल। समताप मंडल को आप इंग्लिश में क्या कहते हो बेटे जी, चलिए बताइए। समताप मंडल को क्या कहते हो इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हो? स्ट्रेटोस्फेयर। इंक डाल लो भाई इसमें, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है भाई। स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी खासियत क्या है बेटा जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। यहां वायु की जो गति है बेटा जी, वायु की गति धीमी होती है। ठीक है। क्या यहां वायु की गति बहुत धीमी होती है। अब इसी धीमी गति के कारण यहां क्या होता है बेटा जी, जो हमारे वाणिज्यिक विमान है वो सभी इसी में चलाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो जहाज वगैरह है ये सब इसी में उड़ाए जाए बेटा जी। ठीक है। अब इसके खासियत हो रहा है बेटा जी, हम इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई बेटा जी, समताप मंडल की अगर आप ऊंचाई की बात करोगे तो इसकी ऊंचाई बेटा जी 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है। क्या इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। क्लियर। जैसा कि अभी आपको बताया, जैसा कि अभी आपको पता ये एक ओजोन मंडल है। ठीक है। अब ओजोन गैस बनती कैसे है बेटा जी, जब सूर्य की किरणें समताप मंडल में प्रवेश करती है तो समताप मंडल से पहला मध्य मंडल है, और मध्य मंडल से पहले बेटा जी आपका थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल है। तो वहां से ऑक्सीजन क्रिया करनी शुरू कर देती है, प्रकाश किरणें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करनी शुरू कर देती है, और प्रकाश प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या बनाती है बेटा जी, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन जिसे हम O3 पढ़ते हैं बेटा जी। ठीक है। और ये O3 गैस ही क्या है बेटा जी, आपकी ओजोन गैस है। ठीक है। ओजोन गैस पृथ्वी के वातावरण में आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और ओजोन हमारे वायुमंडल की 13वीं बड़ी गैस है बेटा जी, 13वीं बड़ी गैस है। ठीक है। अगर इसका परसेंटेज पूछा जाए, एग्जामिनर परसेंटेज पूछ ले, चूंकि इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए 0.0001%। ये क्या बेटा जी, इतने प्रतिशत ओजोन गैस है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक। ओजोन लेयर की मोटाई कैसे मापी जा बेटा जी, किसके द्वारा मापी जा? डाबसन यूनिट, है ना, डाबसन यूनिट के द्वारा। ठीक है। डाबसन यूनिट के द्वारा हम ओजोन लेयर की मोटाई को मेजर करते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, समताप मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक, मतलब कि भूमध्य रेखा पे अधिक है और ध्रुवों पर कम है। क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर क्या बेटा जी, ध्रुवों पर कम, वह भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर लाइन है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या बेटा जी, अधिक है। क्लियर। ये भी आपको याद होना चाहिए। ओजोन मंडल की जो मोटाई है वह मतलब कि 15 से 22 किलोमीटर। ठीक है। 15 से 22 किलोमीटर पे सघनता में है, मतलब कि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि ओजोन लेयर, ओजोन गैस पृथ्वी के वातावरण के लिए एक मतलब कि महत्वपूर्ण गैस है। तो इसके प्रोटोकॉल के लिए 1987 में बेटा जी, 1987 में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ बेटा जी, क्योटो प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर को कंजर्वेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाई गई, बहुत से ऐसे पॉलिसी रखी गई जिससे भाई इसका संरक्षण किया जा सके। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओजोन गैस किसके कारण अक्षरण में है, किसके कारण खत्म होती जा रही बेटा जी, CFC। किसके कारण? CFC। CFC का फुल फॉर्म है बेटा जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। और ये गैस आपके फ्रिज वगैरह जो रेफ्रिजरेटर है उसमें मिलती है। ठीक है बेटा जी, थर्ड पॉइंट है आपका मध्य मंडल यानी कि मेसो स्फेयर। ठीक है, मेसो स्फेयर क्लियर हो गया। अब मेसो स्फेयर के अंतर्गत आप बेटा जी ये जितने भी मतलब कि हमारे स्फेयर है, जितनी भी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें सबसे कम तापमान इसी का ही होता है। ठीक है, इसका तापमान माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। ठीक है, दूसरी बात इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ इस मध्य मंडल का जो घनत्व है इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व अधिक है। इसमें बेटा जी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैस इसमें मिलती है, आदि गैस इसमें मिलती है। जैसे कि आपको बताया इसका घनत्व बहुत अधिक है, तो उल्काओं के जलने की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत होती है बेटा जी। उल्काओं के जलने की प्रक्रिया जो एस्ट्रॉइड इन एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो जब वे मध्य मंडल में पहुंचते हैं बेटा जी, ऊपर से गिरते हुए जब मध्य मंडल में पहुंचते हैं, तो यह यहां से ही मध्य मंडल से बेटा जी वे जलने शुरू हो जा। चलिए बेटा जी, अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करो से 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्या है मध्य मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। तो ये आपका बेटा जी क्या था, मध्य मंडल था, ये आपको याद रखना। इसके बाद एटमॉस्फेयर का जो सेकंड पार्ट है विषम मंडल। ठीक है, विषम मंडल देखेंगे, मंडल हेट्रोस्फेयर। ठीक है, हेट्रोस्फेयर का बेटा जी जो फर्स्ट पार्ट है आपका तापमंडल, क्या है, तापमंडल, जिसे आप थर्मोस्फेयर कहते हो, जिसे आप थर्मोस्फेयर कहते हो। बेटा जी क्लास सीबीएसई यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको बार बार यही बताया जा रहा कि हम इसमें एमसीक्यू नहीं बताओगे, किसी भी क्लास में एमसीक्यू नहीं बताओगे, हम केवल टॉपिक पर डिबेट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू आपको 50 बता दिया, 500 बता दिए और एक भी ना मिला आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू किसी भी तरह का कैसे भी पूछ लो, ठीक है, तो आप उसे कर लोगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। जब आप बेटा जी तापमंडल की बात करते हो तो तापमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से बेटा जी 480 किलोमीटर तक, क्या है, तापमंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब इसका तापमान, इसका तापमान भी बेटा जी क्या होता है, कम होता है, इसका तापमान कम होता है और इसका घनत्व भी कम होता है, इसका घनत्व भी बहुत कम होता है। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, इस मंडल में यानी कि थर्मोस्फेयर में बेटा जी गैस के परमाणु मिलते हैं, गैसों के परमाणु, गैसों के परमाणु, ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं बेटा जी। ठीक है, बहुत कम होते हैं, लेकिन सूर्य से जो विकिरण आता है उस विकिरण के कारण इन परमाणुओं का जो तापमान है वो, इन परमाणुओं का तापमान क्या है, परमाणुओं का तापमान कहां पहुंच जा बेटा जी 1000 टू 1200 इतने डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इन परमाणुओं का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बावजूद इसके इसका तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या है बेटे जी, बहुत कम है। घनत्व कम होने का मतलब है कि इस स्फीयर में जो गैस है, गैस की मात्रा बहुत कम है। क्लियर हो गया यहां तक। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह भी है, एक खासियत जो है तापमंडल की वो ये है कि जितने भी अंतरिक्ष या स्पेस से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, अंतरिक्ष की खोज से संबंधित हो या सैटेलाइट छोड़े जाने की प्रक्रिया हो, वो सब इसी मंडल से शुरू होती है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा जी, इसी मंडल से शुरू होती है। सैटेलाइट और अंतरिक्ष कार्यक्रम, जितनी भी अंतरिक्ष संबंधी प्रक्रियाएं हैं, अंतरिक्ष संबंधी प्रक्रिया, ठीक है बेटा जी, वो सब आपके क्या है तापमंडल में कंप्लीट की जाती है। यहां तक कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका आता है बेटा जी आयोनोस्फीयर। ठीक है, तापमंडल के बाद क्या आता है बेटा जी आपका आयोनोस्फीयर। क्या आता है बेटा जी आयोनोस्फीयर, आयन मंडल, आयोनोस्फीयर। ठीक है, चलिए अब आप कहोगे कि सर आपने विषम मंडल का जो दूसरा पार्ट बताया था वो बताया था आपने बाह्य मंडल, ये तो बताया था बाह्य मंडल।
तो फिर आपने आयन मंडल क्यों लिख दिया? बेटा जी बाह्य मंडल और ताप मंडल, बाह्य मंडल और ताप मंडल के बीच में भी एक लेयर है। ठीक है, क्या है? बाह्य मंडल और ताप मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में भी एक लेयर है जिसे आप आयोनोस्फीयर कहते हो। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट स्फीयर है, एक इंपॉर्टेंट लेयर है। इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है? जैसे कि आपने पढ़ा कि एक आयन मंडल है, इसका घनत्व, पहले तो हम इसके घनत्व की बात करेंगे। इसकी ऊंचाई, बेटा जी इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच है। क्या बेटा जी? इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच है, लेकिन क्या है? लेकिन 480 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद, जब 480 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम पहुंच जाते हैं, उस समय इसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा जी, घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्या इसका घनत्व बढ़ जाता है, और इसका घनत्व और इस फेयर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो कम होता है। ये भी नहीं कि भाई अत्यधिक कम हो, लेकिन कुछ हद तक कम होता है, क्योंकि इसमें केवल एक गैस अत्यधिक मात्रा में मिलती है जो कि ऑक्सीजन है, यानी कि O2 और हाइड्रोजन, ये दो गैस इसमें लगभग मिलती है। ठीक है, और एक एक तीसरी गैस और भी मिला है, और जब प्रकाश किरणें हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाती है बेटे जी? हीलियम। क्या बनाती है? हीलियम। अब आयरिस फेरिसा क्यों कहा गया? इस मंडल में उपस्थित ऑक्सीजन प्रकाश किरणों से प्रक्रिया करने के पश्चात इसके अणु क्या हो जाते हैं बेटे जी? क्रियाशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, और इसी क्रियाशीलता के कारण इसमें तरंगों को परावर्तित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या है? तरंगों को परावर्तित करने की प्रवृत्ति, ठीक है, उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है। एक बार और सुनेंगे बहुत अच्छे से। आयन मंडल में जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जब प्रकाश किरणें इस मंडल में पहुंचती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करने के पश्चात आयन, मतलब कि जो उनके पार्टिकल है, गैस के जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, इसके एटम है, क्रिया करने के पश्चात क्या कर देते हैं बेटा जी? अपने आप आयन में चेंज हो जाते हैं, और इस आयन में चेंज होने के बाद इस मंडल में वह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो तरंगों को परावर्तित करती है। इस मंडल में वह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो तरंगों क्या करती है बेटा जी? परावर्तित करती है। इसलिए आयन मंडल को परावर्तित प्रतिक्रिया मंडल भी कहा जाता है, या परावर्तित क्रिया मंडल भी कहा जाता है। परावर्तित क्रिया मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, समझे? तो आयन मंडल को क्या कहा जाता है बेटा जी? परावर्तित क्रिया मंडल भी कहा जाता है। एक बार और मैं आपको समझा दूं, आयन मंडल में यानी कि जो आपका आयन स्फीयर है, आयन स्फीयर में उपस्थित जो गैसें हैं, सूर्य के प्रकाश में वे गैसें आयनित हो जाती है। उन गैसों के अणु सूर्य के प्रकाश में आयनित हो जाते हैं, और इसी आयन के कारण उसमें तरंगों को परावर्तित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे परावर्तित क्रिया मंडल भी कहा जाता है। और इसकी खासियत यह भी है कि जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है, जो सभी देशों के द्वारा सैटेलाइट छोड़े जा, तो बेटा जी वे आयन मंडल में स्टेबलाइज किए जा, वे आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? आता बेटा जी एक फिगर है आपके सामने, आप फिगर को बड़े अच्छे से देखेंगे। देखिए ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, अब आप इसे समझिए। ये जो पूरा है बेटा जी, ये एक एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर। अब 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, या आप कह सकते हो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बेटा जी क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये मतलब कि इन दोनों गैसों का घनत्व अधिक है, ये दोनों गैसें मेजोरिटी में है। ठीक है, कह सकते हो कि इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, 0 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच। उसके बाद है बेटा जी 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच आपकी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? आपकी नाइट्रोजन गैस है। कहां से? 80 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर, ये किलोमीटर है बेटा जी। ठीक है, ये किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखना है आपको। अच्छा, आप जो ये मतलब कि ग्राफ बनाया गया है, यहां ये ग्राफ है बेटा जी आपका, ये वाला जो ये वाला ग्राफ है, ये आपका थर्मोस्फेयर। जो दूसरा है, ध्यान दीजिए, और अच्छे से कर दूं मैं इसे,
ये है बेटा जी आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जो सेकंड नंबर पे आपका, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। और जो आपका थर्ड नंबर पे है बेटा जी, ये आपका क्या है, मेसोस्फीयर है। और उसके बाद थर्मोस्फीयर, और उसके बाद बेटा जी फिर आपका आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर के बाद आपका हेक्सोस्फीयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों पार्ट आपको पता है होमोस्फीयर के हैं, होमोस्फीयर के हैं। और ये बचे दोनों पार्ट किसके हैं बेटा जी, यहां तक ये किसके है, हेट्रोस्फीयर के, हेट्रोस्फीयर के। क्लियर? आई रिपीट अगेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस 0 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या है बेटा जी, मेजोरिटी में, यानी कि इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा है। 200 किलोमीटर से 1125 किलोमीटर के बीच ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा है बेटा जी। तो ये आप कौन सी गैस है बेटा जी, आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद 1125 किलोमीटर से 3550 किलोमीटर तक, ठीक है, 1125 किलोमीटर से 3550 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी हीलियम गैस। कौन सी है बेटा जी, आपकी हीलियम, हीलियम। ठीक है, इसके बाद हीलियम गैस यानी कि 3550 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक पे कौन सी गैस है बेटा जी, आपकी हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस की यह खासियत है, इसे द फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। क्या है, हाइड्रोजन गैस को बेटा जी फ्यूल ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। समझे? तो फिगर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। जितना भी अब तक आपने पढ़ा वो सब इसके अंतर्गत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो आपका ये मंडल है हेट्रोस्फीयर का, सेकंड पार्ट आयन मंडल है। हमारे सैटेलाइट इसी स्फीयर में स्टेबलाइज किए जा। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट, ये पोर्शन है जो बेटा जी, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये इसमें क्या है बेटा जी, O3, 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 O3। और ये केवल इसी भाग में नहीं है बेटा जी, ये इस भाग में भी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये O3 गैस का है बेटा जी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद प्रकाश किरणें जब ऑक्सीजन में रिएक्ट होती है तो ओजोन में चेंज हो जाती है। और O2 व O3 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस भारी है बेटा जी, तो आपकी ओजोन गैस भारी है। तो सीधी सी बात है यहाँ, और नाइट्रोजन से हल्की है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन से ऊपर मिलेगी और ऑक्सीजन से नीचे मिलेगी। तो इसलिए ये जो लेयर है, ये जो पार्ट है बेटा जी, ये आपका O3 का पार्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का वर्गीकरण। क्या बेटा जी, तापमान का वर्गीकरण। ठीक है, अब तापमान क्या है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। जब वातावरण में उपस्थित, या आप कह सको कि वातावरण में जब आप ज्यादा सर्दी फील करो तो इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा, गर्मी फील करो तो टेम्परेचर बढ़ रहा। ठीक है, और पता नहीं मैं आप लोगों को सही बता पा रहा है नहीं, लेकिन आप एक्सटीरियर टेम्परेचर मेजर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर। अपने शरीर के तापमान के अनुसार आप बाहर का तापमान मेजर करते हो। अगर शरीर का तापमान कम है और बाहर का तापमान ज्यादा है, ठीक है, तो बेटा जी आपको क्या लगेगी, आपको गर्मी लगेगी। और अंदर का तापमान तो ज्यादा है और बाहर का तापमान बहुत कम है, यानी कि ठंड है, तो सीधी सी बात है आपको ठंड लगेगी। ठीक है, चलो ये तो एक लॉजिकल पॉइंट है। तो तापमान के बेटा जी बहुत से कारक हैं। ठीक है, तापमान को प्रभावित करने के बहुत से कारक हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ऊंचाई, भूमि, वाटर रिसोर्स यानी कि जो नदी के स्रोत, जल के स्रोत, जल स्रोत, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी आदि, ये सभी क्या है बेटा जी, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ठीक है, पृथ्वी के प्रत्येक भाग पे एक फिक्स टाइम पे, ठीक है, अगर किसी एक टाइम को आप पॉइंट मान के चलो, ठीक उसी टाइम पे पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों पे भिन्न भिन्न तापमान होगा, ये निश्चित है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों पे तापमान भी क्या होगा बेटे जी, आपका भिन्न भिन्न ही होगा। चलिए, अगर तापमान को मेजर करने की आप बात करो, सी
अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू r अपॉन 4 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है बेटा जी, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोवर स्केल और केल्विन। तो टेम्परेचर को मेजर करने की 4 यूनिट है आपके सामने। पहली यूनिट है आपकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट दूसरी, रोवर स्केल थर्ड है और केल्विन क्या बेटा जी फोर्थ नंबर पे है। केल्विन का यूज किया जाए बेटा जी, केल्विन एक ऐसा यूनिट है। हाँ, केल्विन क्या बेटा जी एक एसआई यूनिट है और एसआई का फुल फॉर्म आपको पता है, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म है बेटा जी सिंबल ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। क्लियर हो गया यहां तक? अब इनकी खोज किसने की, आई मीन ये किसने स्टेबलाइज किए, किसने डिस्कवर किए? आर यानी कि सी, सेल्सियस की खोज एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस की खोज किसने की बेटा जी? ये स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेल्सियस किसने किया? एंडर्स सेल्सियस। ये स्वीडन के थे बेटा जी और 1742 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद है डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट। डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट, इसने फारेनहाइट मतलब कि डिस्कवर किया था, फारेनहाइट को स्टेबलाइज किया था या इन्वेंशन किया था इसका। ये पोलैंड के थे और 1709 1709 में 1709 में पोलैंड के वैज्ञानिक डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने जो फारेनहाइट स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने की, उसका मतलब कि स्टेबलाइजमेंट किया। विलियम थॉमसन ने बेटा जी केल्विन, टेम्परेचर मेजरमेंट की जो यूनिट है केल्विन, इसका स्टेबलाइजमेंट किसने किया? विलियम थॉमसन ने किया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंडर सेल्सियस 1742 स्वीडन के थे, डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट पोलैंड के थे 1709 में और विलियम थॉमसन इन्होंने स्टेबलाइज किया था बेटा जी केल्विन। अब रोवर स्केल रिमाइन है, तो केल्विन स्टेबलाइज किया गया या इन्वेंशन किया गया केल्विन का, किस सन में किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, दूसरा रोवर स्केल, रोवर स्केल को किसने डिस्कवर किया, किस देश के द्वारा और किस सन में से डिस्कवर किया गया, इसका इन्वेंशन किस सन में किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तभी लिख पाओगे बेटे जब आप वीडियो पूरी देख रहे होंगे। सपोज ये बेटे जी अर्थ है, ठीक है, और ये बेटे जी मिड लाइन है, ये बीच की रेखा है या भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन है बेटे जी आपकी, क्या है? इक्वेटर लाइन है। और ऊपर कौन सी लाइन होती है बेटे जी आपकी? कर्क रेखा, यानी कि कैंसर लाइन, कर्क रेखा। ये होती है बेटे जी 23.5 डिग्री पे। इसके बाद जो नीचे होती है बेटे जी होती है मकर रेखा, ये होती है बेटे जी आपकी मकर रेखा। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे होती है। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे सूर्य की किरणें सीधी होनी चाहिए और होती भी है, बावजूद इसके कर्क रेखा और मकर रेखा पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा, क्या है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे बेटा जी लंबवत पड़ती है, बावजूद इसके कर्क रेखा और मकर रेखा पे हम सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करते हैं, दर्ज करते हैं। इसका कारण है भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर लाइन पे बादलों का जो आवरण है, बादलों का जो घनत्व है बेटा जी बहुत ज्यादा है और उसके कारण सूर्य से आने वाली किरणें का जो विकिरण है वे बादल अवशोषित कर लेते हैं। तो टेम्परेचर जितना यहां होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, इसलिए यहां का टेम्परेचर, भूमध्य रेखा का टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जनवरी में क्या बेटा जी, जनवरी में, जनवरी में क्या होता है? जनवरी में मकर रेखा पर सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है। जनवरी में मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य, मकर रेखा पर सूर्य क्या होता है बेटा जी? लंबवत होता है, लंबवत, लंबवत होता है। ठीक है, इस कारण दक्षिण गोलार्ध, इसे क्या कहा जाएगा बेटा जी? दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी बेटा जी? गर्मी होगी। ठीक है, जब दक्षिण गोलार्ध में गर्मी है तो इसका मतलब कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, कहा बेटा जी? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यहां क्या होगी बेटा जी? सर्दी होगी। ठीक है, तो यहां कर्क रेखा पर बसने वाले जितने भी देश होंगे वहां क्या होगी? सर्दी होगी। इक्वेटर लाइन पे बसने वाले जितने भी देश होंगे वहां क्या होगी बेटा जी? वहां भी ना तो ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। और मकर रेखा पे बसने वाले जो देश है यहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मकर रेखा पे कितने देश है बेटे जी?
मकर रेखा पे देश है बेटा जी 10, ठीक है। और इक्वेटर लाइन पे कितने देश है बेटा जी? 13। और कर्क रेखा पे बेटा जी कितने देश है? 15। ये भी आपको पता होनी चाहिए बेटा जी, ठीक है। तो इन 10 देशों में क्या होगा बेटा जी? गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और इन 15 देशों में क्या होगा बेटा जी? सर्दी बहुत ज्यादा होगी। अब ठीक इसके विपरीत जुलाई में आ जाइए। जुलाई, जुलाई में क्या होता है बेटा जी? जुलाई में कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत होता है, जिसके कारण यहां गर्मी क्या होगी बेटा जी? बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कर्क रेखा पर बसने वाले जो 15 देश है, उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध गर्म है क्योंकि जुलाई में कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत है, तो उत्तरी गोलार्ध क्या बेटा जी? गर्म है। और दक्षिणी गोलार्ध क्या बेटा जी? अब ठंडा है। अब एमसीक्यू एग्जामिनर यहां कैसा भी बना लो, कैसा भी बना लो, आप लोग बिल्कुल कर दोगे। उत्तरी गोलार्ध किस महीने में गर्म रहे, या दक्षिण गोलार्ध किस महीने में ठंडा रहे, इक्वेटर लाइन पर कितने देश बसे हुए हैं, आपकी कर्क रेखा पे कितने देश बसे हुए, आपकी मकर रेखा पे कितने देश बसे हुए हैं, ये किस, आप यहां से कितने भी क्वेश्चन बना लो एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। जैसे कि जुलाई में कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत होता है, तो इस सेक्शन में क्या बेटा जी? गर्मी है। और इस सेक्शन में क्या बेटा जी? सर्दी है। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब जैसे कि आपको बताया कि मकर रेखा पे बेटा जी 10 देश है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए, इन 10 देशों में, इन 10 देशों में बेटा जी 5 देश तो अफ्रीकी है, 5 अफ्रीकी देश है इसमें। और 5 देश है बेटा जी अमेरिकी। 5 देश क्या बेटा जी? इसमें अमेरिकी देश है। क्लियर हो गया? 5 देश अफ्रीकी, 5 देश अमेरिकी है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत किस रेखा पे बसा हुआ है इनमें से, तो बताइए किस रेखा पे है? भारत है बेटा जी आपका कर्क रेखा पे, ठीक है। भारत कहां बसा हुआ है? आपका कर्क रेखा पे बसा हुआ है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए गए हैं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा जी आपके। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो उष्ण स्थल है, उसका तापमान 58 डिग्री सेल्सियस यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और सबसे अधिक तापमान 13 सितंबर 1922 को, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा तापमान 13 सितंबर 1922 को लीबिया के अल अजीजियप, एक स्थान का नाम है अल अजीजियप है, 59 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक तापमान 13 सितंबर 1922 को लीबिया के अल अजीजिया में 59 डिग्री का टेम्परेचर। सागर में सर्वाधिक टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बेटा जी, कहां? फारस की खाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। आपके सामने एक छोटी सी टेबल है, ठीक है। ये जो दिया गया है कि एशिया का टेम्परेचर 121.8 डिग्री सेल्सियस है बेटा जी, तापांतर है, ठीक है। तापांतर, पहले तो बात आपको पता होना चाहिए कि तापांतर होता क्या है बेटा जी। तापांतर जुलाई और जनवरी के महीने के तापों का अंतर, जुलाई और जनवरी के महीने के तापमानों का अंतर क्या क्या कहलाता है बेटा जी? तापांतर कहलाता है। और एशिया का सर्वाधिक तापांतर होता है बेटा जी, एशिया में सबसे ज्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो एशिया का कितना? 121.8 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी अमेरिका का है बेटा जी, या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। क्या बेटा जी? उत्तरी अमेरिका। यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है वो है 119.7 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 119.7 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है 109 डिग्री सेल्सियस। यूरोप का 106.1 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण अमेरिका, क्या बेटा जी? दक्षिण अमेरिका 81.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंशियल है इसका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 78.9 डिग्री सेल्सियस। और ऑस्ट्रेलिया का बेटा जी 73.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बेटा जी? ये तापांतर है। एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगी बताओ सबसे ज्यादा तापांतर किस कॉन्टिनेंट का, या सबसे कम तापांतर किस कॉन्टिनेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। यही से आप एक चीज और ध्यान रखो, इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है बेटा जी? बताओ, चलो चलो बताओ, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और दूसरे नंबर पर कौन सा बेटा जी? अफ्रीका, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है बेटा जी आपका? उत्तरी अमेरिका बेटा जी। और चौथे नंबर पर क्या बेटा जी आपका? दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पर क्या बेटे जी आपका? अंटार्कटिका। और छठे नंबर पर यूरोप। और सातवें नंबर पर आपका
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा जी। क्या है, पहले नंबर पे क्या आपका एशिया, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया बेटा जी मैं आपको। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इस क्रम में है, और ये बेटा जी क्या, ये तापांतर है। चलिए, आई होप क्लास आपकी समझ में आई होगी, टॉपिक कॉन्सेप्ट जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो सीधी सी बातें समझ में आई भी होंगे। क्लास ग्रुप ए बी सी डी सभी के लिए कंपलसरी, मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को रिपीट कर रहा। वीडियो को बेटे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि भाई वीडियो में कुछ सुधार की मतलब आप चाहते हो कुछ डेवलपमेंट हो, तो बेटा जी आई विल एक्सेप्ट योर एडवाइस। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड इन द लास्ट, जय हिंद, जय भारत।